Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and channel of Government Bangalore College, Didivana. Myself, Dr. A. K. Gautam, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जियोलॉजी का थर्ड पेपर, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है, के अंतर्गत डेवलपमेंटल बायोलॉजी के विषय में फ्रॉग के डेवलपमेंट की विभिन्न व्याख्यानों की श्रृंखला प्रारंभ कर चुका हूं और उसी श्रेणी की सततता में आज आपके समक्ष पोस्ट न्यूरल और प्री हैचिंग एम्ब्रियो वाली स्टेज से आगे की टॉक प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि आपने मेरे पूर्व व्याख्यान में देखा, इस बिंदु को मैंने पूर्व में भी आपसे शेयर किया था। पुनः आज मैं उसको दोहराते हुए आगे की बात आपसे करूंगा। न्यूरुला पश्च या स्फुटन पूर्व भ्रूण, जो कि इंग्लिश में पोस्ट न्यूरल और प्री हैचिंग एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है, न्यूरुला के बनते समय ही भ्रूण लंबाई में बढ़ने लगता है और इसके अग्र छोर के समीप प्रत्येक ओर एक चपटा सतही उभार या गिल प्लेट बन जाता है। न्यूरुला के लिए मैंने ये डायग्राम आपको समझाया था पिछले व्याख्यान में। इस तरीके से आप ये देखिए, ये एम्ब्रियो लंबा होने लग गया है और ये इसका टीएस भी हमने एक्सप्लेन किया था। ये भ्रूण लंबा हो गया है और इस तरह से गैस्ट्रोलेप्तल परिवर्धन यह न्यूरुला अवस्था में प्रारंभिक न्यूरुला पार्श्व दृश्य, प्रारंभिक न्यूरुला पश्च दृश्य, प्रारंभिक न्यूरुला का अनुप्रस्थ काट टीएस, पश्च या पूर्ण विकसित न्यूरुला पार्श्व दृश्य, पश्च न्यूरुला की मध्यवर्ती अनुदैर्घ्य काट, पश्च न्यूरुला की अनुप्रस्थ काट, न्यूरुला पश्च या पुच्छ कलिका अवस्था और स्फुटन पूर्व अवस्था, ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। तो न्यूरुला के बनते समय ही भ्रूण लंबाई में बढ़ने लगता है। इसके अग्र छोर के समीप प्रत्येक ओर एक चपटा सतही उभार या क्विल प्लेट या क्लोमपट बन जाता है। न्यूरुला के पूर्ण बनने के शीघ्र पश्चात गुदपथ या प्रोक्टोडियल गर्त या प्रोक्टोडियल पिट के ऊपर एक छोटा सा पश्च पृष्ठ उभार बनता है, जिसे टेलबड कहते हैं, और यह पीछे की ओर बढ़कर एक पश्च गुदपुथ पुच्छ या पोस्ट एनल टेल बनाता है। भ्रूण में अब सिर, धड़ और पूंछ स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रत्येक ओर क्लोमपट या गिल प्लेट के ऊपर दृष्टिगोचर 3 रिजेज या कटक प्रथम 3 गिलचापों की स्थिति को दर्शाते हैं। ये जो रिजेज होते हैं, ये ब्रेंकियल आर्चेज जो होते हैं, ये प्रथम 3 गिलचापों की स्थिति को डिनोट करते हैं। इनके ठीक पीछे हल्के पृष्ठ पार्श्व उभार डोर्सोलेटरल रिजेज आरंभिक 2 या 3 जोड़ी मीजोडर्मल सोमाइड्स की स्थिति को दर्शाते हैं। फिर होता क्या है कि सिर के अधर तल पर एक छिछला यू आकार का मुख चूसक या ओरल सकर या अधर चूसक होता है, जिसमें श्लेष्मल या सीमेंट ग्रंथियां
सीमेंट ग्लैंड्स होती हैं। चूसक के आगे या ऊपर स्थित एक अंडाकार गड्ढा, जिसको मुखवत या स्टोमोडियल गर्त मुख के आरंभ को लक्ष्य करता है। आरंभिक आर्केंटिरोन से संपूर्ण आंत्र या एंटेरोन बन जाती है और अंडकलाओं के अंदर स्थित भ्रूण एपिडर्मल सिलिया के द्वारा गतियां करता है तथा कभी कभी सोमाइट्स से विकसित मांसपेशियों के संकुचन द्वारा स्फुरण या फड़कन मतलब ट्विस्टिंग करता है। तो इस प्रकार से ये पोस्ट न्यूरल चेंजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं लार्वल डेवलपमेंट एंड टैडपोल लार्वा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, डिंबकीय विकास और टैडपोल लार्वा। इस हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहला उप हेडिंग है, उप शीर्षक है अंडजोत्पत्ति या अंडे से बाहर निकलना, जिसको कि इंग्लिश में हेचिंग कहते हैं, HATCHING, हेचिंग। हेचिंग का अर्थ होता है प्रस्फुटन, अर्थात अंडा फूटता है और उससे लार्वा बाहर निकलता है। एग मेम्ब्रेन से या अंडकला से भ्रूण के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोजपत्ति या अंडोजद्भेदन या स्फुरण या हैचिंग कहते हैं। तो इससे मेंढक का लार्वा बाहर निकलता है। मेंढक में हैचिंग निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद होती है, जब भ्रूण लगभग 6 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। भ्रूण की ग्रंथियों से एक हैचिंग एंजाइम सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, और यह बाहर की अंडकला एवं जैली का पाचन कर उन्हें नष्ट कर देता है। भ्रूण के तेजी से झटकने से अंडकला फट जाती है और उससे भ्रूण एक लार्वा के रूप में वातावरण के जल में निकल आता है। लार्वा, अब एक बात और आप समझिए कि कुछ जीवों में लार्वा बनता है और कुछ में नहीं बनता है। तो इसका कारण क्या है कि क्यों लार्वा बनता है कुछ जीवों में? उसका उत्तर ये है कि जब डेवलपमेंट अपूर्ण रह जाता है अंडे के अंदर तो लार्वा बनता है, तो लार्वा अवस्था पाई जाती है। और डेवलपमेंट अपूर्ण क्यों रह जाता है? उसका उत्तर ये है कि आप जानते हैं कि एग के अंदर, ओवम के अंदर, अंड के अंदर एक पोषक पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं योग। योग डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। योग का मुख्य कार्य है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायता करना, अर्थात वो स्टोर्ड फूड का काम करता है जो कि यूटिलाइज होता जाता है और भ्रूण का निर्माण अग्रसर होता है। तो योग का काम क्या है? नॉट पार्टिसिपेशन इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट हेल्प्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय निर्माण में भाग नहीं लेता है, भ्रूण के निर्माण में सहयोग करता है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि भ्रूण जो कि लार्वा अवस्था के बाद में एडल्ट में परिवर्तित होता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अपूर्ण रह जाता है, उसको पूरा करने के लिए ही लार्वा अवस्था बनती है। इस प्रकार हेचिंग के पश्चात मेढक की स्वतंत्र डिंबकीय अवस्थाएं जो कौन कौन सी होती है? भेंगची होती है, भेंगशुषु होती है और टैडपोल कहलाती हैं, ये बनती हैं। दूसरा सब हेडिंग में आप देखिए, नव अंडजोत्पन्न टैडपोल या न्यूली हेज्ड टैडपोल बनता है। इसमें क्या होता है? नव स्फुरित टैडपोल एक छोटा काला सा मछली जैसा लगभग 6 मिलीमीटर लंबा प्राणी होता है। ये जो टैडपोल होता है ये काला छोटा सा मछली जैसा लगभग 6 मिलीमीटर लंबा प्राणी होता है। शरीर में सिर, धड़ व पुच्छ क्षेत्र स्पष्ट होते हैं, लेकिन इसके मुख, नेत्र एवं पाद नहीं होते हैं। श्वसन अंग 1 या सेकंड, श्वसन अंग फर्स्ट और सेकंड क्लोम चापों से बाहर निकले 2 जोड़ी छोटे शाखान्वित बाह्य क्लोम होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं,
और गिल स्लिट्स अभी तक नहीं खुलते हैं। स्टोमोडियल पिट अभी फेरिंग्स में नहीं खुलता है, लेकिन प्रोटोडियल गर्थ मध्यांत्र में खुलकर अवस्कर द्वार बनाता है और सीमेंट ग्रंथियां यू आकार का एक अधर चूसक बनाती हैं। अब इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ समझाने की कोशिश की है कि मेंढक का भेक शिशु या टेडपोल की अवस्थाएं अलग अलग। ये न्यूली बॉर्न लार्वा है, बाह्य क्लोम अवस्था है, मतलब एक्सटर्नल गिल अवस्था, इंटरनल गिल स्टेज, आंतरिक क्लोम अवस्था, और पूर्ण विकसित टेडपोल। तो अब इसमें क्या है, ये देखिए न्यूली हेज्ड लार्वा, यहाँ गिल क्लेफ्ट्स हैं, ये एक्सटर्नल गिल्स हैं जो कि बन रहे हैं। यहाँ पर आई रूडिमेंट है, आई यहाँ पर बनेगी। ये मायोटोम्स हैं वी शेप में जो दिखाई दे रहा है, ये टेल बड है, ये क्लोइकल अपर्चर यहाँ बनता है, गिल क्लिप्स यहाँ बनते हैं, ओरल सकर बनता है। इस तरीके से ये लार्वा बनता है। इस डायग्राम में आप ये देखें, ये जो है एक्सटर्नल गिल्स है, 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स। ये प्रैक्टिकल के अंदर एग्जाम में पूछी जाती है, स्पॉटिंग में आती है स्टेज, इसको ध्यान से समझिएगा। इस पर क्लोइकल अपर्चर है, ये टेल है, ये मायोटोम्स हैं। तो ये 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स बनते हैं। आईज हैं, ऑल्फैक्टरी पिट है, माउथ विद हॉर्नी जॉज होते हैं, यहाँ पर ओरल सकर्स होते हैं। इस डायग्राम में आप ये देखिए, ये आई है, ऑल्फैक्टरी पिट है, माउथ विद हॉर्नी जॉज है, ओपरक्यूलम है, स्पायरिकल्स हैं, क्लोइकल अपर्चर है, टेल बड है, और ये मायोटोम्स हैं। और लास्ट में डी स्टेज के अंदर क्या होता है, ये जो टेल है ये रिड्यूस होने की स्थिति में आ गई है और ये फोरलिम्ब अब यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर फोरलिम्ब नहीं है, इस जगह फोरलिम्ब बन जाता है, ये चेंज है, और ये फोरलिम्ब कंप्लीट हो जाता है, फिर हैंडलिम्ब भी बन जाता है। ये वेल डेवलप्ड टेडपोल लार्वा है। जिस टेडपोल लार्वा और एडल्ट में फ़र्क क्या होता है, यहाँ ये टेल होती है और एडल्ट के अंदर ये टेल समाप्त हो जाती है, ये फ़र्क है। तो ये मेटामॉर्फोसिस की बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको ध्यान रखना है, बनाना है, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी। तो ये वो एक्सटर्नल गिल्स बनने से पूर्व की अवस्था है, ये एक्सटर्नल गिल अवस्था है, ये इंटरनल गिल अवस्था है, और ये टेडपोल लार्वा अवस्था है। तो इस तरीके से टेडपोल लार्वा तक के वर्ण को मैंने आज समझा दिया है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसका शेष भाग अगले व्याख्यान में मैं पूरा करूँगा।